हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा ही आप जानते हो कि पेपर की जो डेट है, बायो के पेपर की डेट जो है वो है 25 मार्च। और इस 25 मार्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज हमारे पास अभी भी इतना समय है कि यदि हम एक एक जो कंफर्म टॉपिक हैं यदि उनकी स्टडी हम कंटिन्यूसली करें तो भी हम बायो के पेपर में इवन 70 में से 65 या 60 मार्क्स को क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बोर्ड जो होता है वो बायो के अंदर क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को क्या कर देता है, मींस उसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं वो उसको देना कंफर्म होता है। और वो कंफर्म क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के अंदर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में ही आते हैं। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बता देता हूं। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं आपका HIV की लाइफ साइकिल हो गई, एड्स की लाइफ साइकिल हो गई, आपकी STD के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन हो गए, या फिर देखा जाए तो oogenesis के ऊपर क्वेश्चन हो गए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बोर्ड में आने वाले कंफर्म टॉपिक्स होते हैं। और इन टॉपिक्स के ऊपर यदि हम अपनी पकड़ बना लें तो क्या होगा, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं वो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज, क्वेश्चन तो हम लोग एक काम करते हैं क्या कि बुक्स पढ़ना चालू कर देते हैं, या हमें कोई भी जो है वो बुक्स पढ़ा देता है और बुक्स को हम क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से रीड कर लेते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हमारा क्वेश्चन जो होता है वो हमसे सॉल्व ही नहीं होता है। हमें यही नहीं पता होता है कि उस क्वेश्चन के अंदर हमें लिखना क्या है, हमें आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए हमें मीन्स रीड नहीं करना है पूरी किताब को, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कहाँ कहाँ MCQ हो सकता है, कहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ से वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है आजकल एनालिटिकल अप्रोच पर होता है, या फिर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, या फिर वो आपकी नॉलेज स्किल के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसी चीज को समझने के लिए आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है oogenesis। लेकिन oogenesis पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में समझना होगा कि oogenesis होता क्या है, oogenesis का मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द oogenesis। देखिए, गैमेटोजेनेसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। गैमेटोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कभी भी जब भी किसी भी न्यू यंग वंस की शुरुआत होगी तो वो उसके कहां से होती है, गैमेटोजेनेसिस से होती है। जैसे मेल के अंदर पाई जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर पाई जाती है oogenesis। तो oogenesis का मतलब क्या है, देखिए ओ मींस जो डबल ओ है, ओ मींस होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और जेनेसिस का मतलब भी जैसे समझते हैं बायो में सभी लोग कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है, मींस किसी चीज का बनना। तो यहां पर किस चीज का बनना है, यानी ओवम का बनना ही कहलाता है क्या, oogenesis। तो एक शॉर्ट वर्ड में हम क्या समझ गए कि oogenesis का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द oogenesis। तो oogenesis का सिंपल सा मीनिंग है वो है ओवम का बनना। अब देखिए, मेल और फीमेल में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। वो डिफरेंस क्या है कि मेल के अंदर यदि गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत देखी जाए तो वो बच्चा जब एडल्ट हो जाता है, आपने देखा कि उसमें प्यूबर्टी स्टेज आती है या उसमें कुछ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी होते हैं। और उसमें से एक सबसे बड़ा चेंजेस है वो है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजेस होते हैं, और उसके साथ साथ ही उसकी गैमेट फॉर्मेशन की शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन क्या यही सेम चीज फीमेल के साथ में भी होती है, तो इसका आंसर है नो। फीमेल की गैमीट फॉर्मेशन की शुरुआत जो होती है वो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज से होती है। तो इसीलिए एक MCQ हमारा यहां पर बनता है, क्या है वो MCQ कि oogenesis कब इनिशिएट होता है बॉडी के अंदर। तो फीमेल की बॉडी के अंदर ये इनिशिएट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब आप कहोगे सर एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज का मींस जब बच्चा फीटस कंडीशन में है अपनी मां के मींस यूट्रस के अंदर, और वो जब यूट्रस के अंदर फीटस स्टेट में होता है तो तभी उसी समय क्या होता है, उसकी जो oogenesis की शुरुआत है वो कंप्लीटली हो चुकी होती है। देखिए, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल से, तो ऐसे ही फीमेल के लिए जो गैमीट बनने की शुरुआत होती है वो होती है एग मदर सेल से। ये लिखा है एग मदर सेल। इस एग मदर सेल को ही हम कहते हैं oogonia। तो सबसे पहले क्या होता है, मींस 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख 50 लाख तक क्या होता है, oogoneal सेल जो होती है वो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनना चालू हो जाती है। और जैसे ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो oogoneal सेल बनती हैं तो वहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो देखिए, कोई भी सेल है वो अपनी नंबर को मींस कैसे बढ़ाएगी, इक्वेशनल डिवीजन करके, माइटोसिस करती है वो।
तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, बहुत सारी ओवोनियल सेल जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं अपने आप को, और मल्टीप्लाई करते करते क्या कर लेती हैं, वो अपनी नंबर को इतना बढ़ा लेती हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीटली जो होती हैं एक बंच में बन जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि भैया क्लस्टर बन गया, पूरा क्लस्टर हो गया ये पूरा ओवोनियल सेल का। लेकिन अभी है कहां पर, ये मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही पड़ा हुआ है। अब स्टार्टिंग आती है कि ओवोनिया जो होती है, यानी उनमें से एक ओवोनियल सेल, अभी मैं इसका एक डायग्राम जो है वो आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि पूरा डायग्राम कैसे है, या बीच बीच में हो सकता है वो डायग्राम आपको बीच में आए और आपको वो रिफ्लेक्ट करे डायग्राम, उसे समझिएगा। तो जो ओवोनियल सेल होती है वो सबसे पहले क्या करती है, अपने आप को मल्टीप्लाई किया उसने, और मल्टीप्लाई करते करते उसमें से कुछ जो होती हैं वो बनती हैं प्राइमरी oocytes। जैसे जो स्पर्मेटोगोनियल सेल भी देखो, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल भी डिवाइड करती है, माइटोसिस करती है, और उसमें से जो पोटेंशियल होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ऐसे ही यहां पर भी होता है कि जब ओवोनियल सेल मल्टीप्लाई करती है तो उनमें से कुछ बन जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटो मींस प्राइमरी oocytes, यानी फीमेल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहां बोलेंगे प्राइमरी oocyte। अब देखिए क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल डिवीजन, और वहां पर भी हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वहां पर भी हमको ये पढ़ाया जाता है कि किसी किसी फेज में मियोसिस जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो नॉन कंटिन्यूअस होती है। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है यहां पर, देखिए क्या है एग्जांपल, कि जो ओवोनियल सेल होती हैं यानी जो हमारी प्राइमरी oocytes है वो मियोसिस 1 में एंटर तो करती है, और मियोसिस 1 में जैसे ही एंटर करती है तो वहां पर उसकी शुरुआत होती है कहां से, प्रोफेज 1 से। और प्रोफेज 1 में आपको पता है मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सब चीज की स्टेजेस होती है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो बेचारी जो हमारी प्राइमरी oocytes है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि प्रोफेज 1 में उसको अरेस्ट होना पड़ जाता है। तो लीजिए एक और एमसीक्यू आपका यहां पर मिल गया, और वो क्या है एमसीक्यू, कि ओवोनियल सेल यानी हमारी प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाती है कब, प्रोफेज 1 में, और वहीं पर वो टेम्पररी क्या रहती है, अरेस्ट बनी रहती है जब तक कि लड़की का क्या नहीं हो जाए, यानी उसका जन्म नहीं हो जाए। जन्म होने के बाद में क्या नहीं हो जाए, वो अपनी टीनेज में नहीं आ जाए और अपनी मेच्योरिटी पे नहीं आ जाए, तब तक क्या बनी रहती है, वो मींस अरेस्ट हो रहेगी। अब इस समय क्या होता रहता है, जो oocytes है, जैसे मान के चलिए ये oocytes है, तो अपने चारों ओर क्या करेगी, ये मल्टीपल लेयर बनाने लग जाएगी, और ये मल्टीपल लेयर जो होती हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रेन्युलोसा सेल्स, जिसकी वजह से वो मैच्योर होती है। तो आप समझिए कि भैया मियोसिस 1 उसने कंप्लीट पूरा नहीं किया, वो प्रोफेज 1 में क्या हो गई, अरेस्ट हो गई, और अरेस्ट होने के बाद में वो सबसे पहले क्या काम कर रही है अरेस्ट फेज में, कि प्राइमरी oocyte जो है वो लेयर से कवर कर रही है अपने आप को, इस लेयर का नाम क्या है, ग्रेन्युलोसा। तो देखिए एक और एमसीक्यू यहां पर है कि ग्रेन्युलोसा से क्या करती है, अपने आप को वो कवर्ड करती है। देखिए इसका डायग्राम आपको बीच में मिलेगा कि ग्रेन्युलोसा से कैसे करती है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें बीच बीच में आपको देखिए जो है ग्रेन्युलोसा लेयर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देती है, इस वीडियो के बीच में भी आपको वो देखने को मिलेगा। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भैया जब फीटस स्टेज में थी तो बहुत सारी प्राइमरी oocytes थी, लेकिन जब जन्म हुआ तो प्राइमरी फॉलिकल की नंबर जो है वो सिर्फ बचकर कितनी बची, 60,000 टू 80,000 बची, बाकी कहां गई, बाकी सब की सब हो गई डीजेनरेट, खत्म हो गई, सिर्फ इतनी ही बची हैं। तो इसीलिए आपको समझाया जाता है कि जो फीमेल होती है उसकी रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो लाइफ टाइम नहीं होती है, वो कैसी होती है, सिर्फ फिक्स्ड होती है। उसकी जो मीनार्स से स्टार्ट होती है और मीनोपॉज पे जाके क्या हो जाती है, वो स्टेज खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह क्या है कि उसके पास लिमिटेड प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, और लिमिटेड प्राइमरी फॉलिकल्स होने की वजह से ये मोर माइटोसिस नहीं कर सकती है, मोर माइटोसिस ना करने के कारण ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो जाएंगी, यहीं पर खत्म हो जाएंगी और बाद में जाकर कुछ भी नहीं बचती है। अब क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो कन्वर्ट होंगी। इस पिक्चर में आपको देखिए वीडियो मिलेगा पूरा, और उस वीडियो में कंटेंट में एक पिक्चर होगी, उस पिक्चर को देखिएगा, समझिएगा, और उसमें से देखिएगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स से कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक, सेकेंडरी फॉलिकल से कन्वर्ट होता है किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में, और टर्शियरी फॉलिकल जाकर बनता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल, और जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तब जाकर पहला म्योटिक डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट होता है। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन क्या होगा, इस समय पर कंप्लीट होगा, और पहला म्योटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो आपको पता है नो
कि म्योसिस का रिजल्ट आएगा। क्या आएगा रिजल्ट? जैसे मान के चलिए कि एक सेल है, ये हमारी थी प्राइमरी फॉलिकल सेल। अब जब बनेगी तो प्राइमरी oocyte से क्या बनेगी? ये सेकेंडरी oocytes बनेगी। लेकिन कैसा हुआ? अनइक्वेशनल हुआ। अनइक्वेशनल का मतलब है कि बराबर बराबर नहीं हुआ। इवन यहां तो साइज में भी बराबर नहीं होता है। कैसे? एक सेल बनती है बहुत बड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocytes, और एक बनती है टाइनी पोलर बॉडी जो बहुत छोटी होती है। और यही टाइनी पोलर बॉडी जो होती है बाद में जाकर क्या होती है? डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और बचती क्या है? सिर्फ सेकेंडरी oocytes बचता है। अब सेकेंडरी oocyte तो बन गई, तो सेकेंडरी oocyte का काम क्या है? सेकेंडरी oocyte जो है, जब तक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा तब तक सेकेंडरी oocyte जो है वो कन्वर्ट नहीं होती है किसमें? ootids में। तो इसीलिए फिर से क्या होता है? सेकेंडरी oocyte फिर से एक लेयर अपने ऊपर गेन करने लग जाती है। इसका नाम क्या होता है? जूना पैलिसोडा, और वेट करती है किसका? फर्टिलाइजेशन का। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocytes में क्या होता है? फिर से एक बार डिवीजन होता है, जिसे कहते हैं हम meiosis 2, और जिसकी वजह से बनता है ootids, और ootids के साथ में बनता है क्या? एक और टाइनी पोलर बॉडी। और सेम इस टाइनी पोलर बॉडी से भी दो बनते हैं, जिसका नाम होता है थर्ड एंड फोर्थ टाइनी पोलर बॉडी। तो क्या मींस? तीन पोलर बॉडी क्या हो गई? डीजनरेट हो गई। सिर्फ एक जो है हमारा ooted जो है वो बचेगा, और ooted ही क्या होगा? बाद में जाकर जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए समझने वाली बात है। अब वो क्या समझने वाली बात है कि सेकेंडरी oocyte सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद ही ooted में कन्वर्ट हो सकता है। यानी जब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक क्या नहीं हो सकता? वो मींस कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब इसको हम एक रे डायग्राम समझेंगे, और वो रे डायग्राम हम समझते हैं। जैसा जैसा आपने अभी थ्योरी में समझा, उसको बस हम एक पिक्चर फॉर्म में या रे डायग्राम फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? इसको समझना चालू करते हैं। देखिए ये यहां से लेकर यहां तक जो दिख रहा है आपको, ये oogoneal सेल है। दिस इज oogoneal सेल। और मैंने आपको बताया था कि oogoneal सेल सबसे पहले क्या करती है? माइटोसिस करती है। क्या करती है? माइटोसिस। और कब करती है माइटोसिस? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही माइटोसिस करती है। और जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में माइटोसिस करती है तो अपनी नंबर को देखिए बढ़ा रही है। जैसे एक से दो बनाई, फिर दो से क्या बनी? चार बनाई, और ऐसे करके वो मिलियन क्या कर पाती है? मींस एग मदर सेल जिसे कहते हैं हम oogoneal सेल है, वो उसकी नंबर को बढ़ाती है। तो पहला टास्क क्या है कि मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करिए। और मल्टीप्लाई से क्या किया? इस तरीके से करके मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहां पर एक एमसीक्यू छुपा हुआ है। क्या एमसीक्यू है कि oogoneal सेल की पोलैरिटी क्या है? तो oogoneal सेल की पोलैरिटी होती है 2n, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड केस होता है, और डिप्लॉयड केस से ही जो होती है इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब देखिए यहां पर मिलियंस जो है oogoneal सेल बन चुकी हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब उनमें से कुछ फ्यू ऑफ देम क्या करेंगी? पोटेंशियल मोड में आएंगी, और पोटेंशियल मोड में आने के बाद क्या होंगी? अपने साइज को बढ़ाएंगी। देखिए यहां साइज और यहां साइज मैंने इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ मींस इन द सेंस वो न्यूट्रिशन गेन कर रही है, ग्रोथ कर रही है, अपने साइज को बढ़ा रही है, क्योंकि उनको किस में जाना है? रिडक्शन फेज में जाना है। और रिडक्शन फेज में जाने से पहले क्या करते हैं? एक बार वो अपना पूरा का पूरा साइज क्या कर लेते हैं? ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए प्राइमरी oocytes ने क्या कर ली? ग्रोथ कर ली अपनी। यहां पर उनकी ग्रोथ भी हो गई, और ग्रोथ होने के बाद में उन्होंने क्या कर लिया? अपने आप को कन्वर्ट किया किसमें? प्राइमरी oocytes ने। अब देखिए एक और एमसीक्यू आ सकता है इस पे कि प्राइमरी oocytes की पोलैरिटी कितनी होती है? तो बिफोर म्योसिस, यदि म्योसिस नहीं हुआ है तो याद रखिएगा किसी भी मदर सेल की जो पोलैरिटी होती है वो हमेशा डिप्लॉयड होती है। लेकिन रिडक्शन डिवीजन के बाद में उसकी पोलैरिटी जो होती है वो तुरंत क्या हो जाती है? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाती है। और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होने की वजह क्या है? वो है म्योसिस। म्योसिस आप जानते हो, म्योसिस में पहला स्टेप जो होता है वो रिडक्शन होता है, और सेकंड स्टेप जो होता है वो इक्वेशनल होता है। तो चलिए यहां देखते हैं। तो चलिए यहां पर लड़की अभी कहां पर है? फीटल स्टेज में हो रहा है ये प्रोसेस पूरा, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो रहा है ये प्रोसेस। यहां पर भी देखिए एम्ब्रियोनिक, अभी लड़की का जन्म नहीं हुआ है। लड़की का जन्म कब होगा? अभी मैं बताता हूं कब होगा। जब लड़की का प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी oocytes है, जब वो म्योसिस 1 में होगा तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कहां पर अरेस्ट होता है? प्रोफेज 1 में जाकर क्या होता है? वो अरेस्ट हो जाता है। ये अरेस्ट हो गया, यानी म्योसिस अभी 1 कंप्लीट नहीं हुई, और जब म्योसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मींस क्या है? वो अरेस्ट हो गया। अब देखिए लड़की ने जन्म भी ले लिया, कंप्लीट जन्म ले लिया। लड़की की मींस चाइल्डहुड की स्टेज भी आ गई, इवन उसकी प्यूबर्टी भी आ गई, और जैसे ही उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी पहली, तो उस समय मींस उससे कुछ दिन पहले ही क्या होगा? म्योसिस 1 जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा? कंप्लीट होगा। यहां पर जाकर म्योसिस 1 कंप्लीट होता है, और म्योसिस 1 का जो रिजल्ट होता है वो आपको पता है
डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक आने में कितना लंबा समय लग गया। देखिए एक तो फीटल लाइफ हो गई पूरी उसकी, उस लड़की का जन्म भी हो गया, और उसकी एडल्ट लाइफ भी आ गई, यानी उसने टीनेज वाली स्टेज में क्या कर लिया, एंटर कर लिया। तो वहां पर जाकर उसका मियोसिस 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो यहां पर देखिए समझने वाली बात है कि मियोसिस 1 स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से और खत्म कब होता है, जब उसकी एडल्ट लाइफ में होता है। तो ये देखिए बहुत लंबा समय होता है, इस लंबे समय में ये क्या करता है, पूरा का पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। और एज अ रिजल्ट जो सबसे पहली सेल बनती है, इस सेल की पोलैरिटी होती है N, और एक पोलैरिटी वाला N वाला ये बनता है। लेकिन इन दोनों में फर्क है, एक साइज में बहुत बड़ी होती है और एक साइज में क्या होती है, बहुत छोटी होती है। जो साइज में छोटी होती है इसका नाम होता है पोलर बॉडी, इसे कहते हैं हम लोग पोलर बॉडी। और जो ये बनती है इसका नाम होता है सेकेंडरी oocytes। अब आप लोग कहेंगे कि सर सेकेंडरी oocyte तक तो समझ में आ गया ये। अब सेकेंडरी oocyte के जो हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी है, लेकिन इसके बाद की प्रोसेस तभी कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी मींस स्पर्म की एंट्री होगी। और जब स्पर्म की एंट्री होगी तभी जाकर क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte जो है वो अपना मियोसिस 2 क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ये भी एंटर करती है किसमें, मियोसिस 2 में। तो देखिए इस फर्स्ट पोलर बॉडी से मियोसिस 2 के बाद में कितनी पोलर बॉडी बनी, 2। और इस सेकेंडरी oocyte के बाद में जो फर्स्ट जो सेकेंडरी oocytes है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना ootids और एक और पोलर बॉडी। अब देखिए एज अ रिजल्ट एक स्पर्म जो आपकी जो एक ओवोरियल सेल है, एक ओवोरियल सेल से हमारे टोटल 4 फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, जिसमें 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक जो है सिर्फ हमारा क्या होगा, बचेगा। तो याद रखिएगा जैसे पेड़ों में होता है सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है, और सेम प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर एक जो हमारी जर्म सेल है वो क्या होती है, सिर्फ एक ही गैमेट को क्या कर पाती है, बना पाती है। और मेल में इसकी कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से हमारे 4 स्पर्म बनकर रेडी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक हमारे जो oogoneal सेल होते हैं उससे सिर्फ एक ही oocytes बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। देखिए ये समझने वाली बात है, समझिएगा ध्यान से कि सेकेंडरी oocyte के बाद का प्रोसेस सिर्फ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही कंप्लीट होता है, उससे पहले कंप्लीट नहीं होता है। ये तभी होगा कंप्लीट जब स्पर्म की एंट्री होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा कि कंफर्म टॉपिक है। देखिए इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनको सॉल्व करिएगा। हो सकता है कि मैं शॉर्ट में आपको एक क्वेश्चन की फॉर्मेट भी दूंगा कि oogenesis से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको एक शॉर्ट व्यू में आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे, इसको रे डायग्राम से ही बनाइएगा। इसमें फेजेस को समझाइएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये ग्रोथ फेज है, और यहाँ पर आपकी क्या है, मैचुरेशन फेज है, और ये 3 फेज में क्या हो रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो कैसा लगा शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।